इसलिए 4 तरह के पेड़ पूरे मकबरे में लगाए गए हैं। कम से कम 3,500 पेड़ लगे हुए हैं। इस तरह से बना होता है जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे नॉर्मली कब्र होती है। कलश आर्किटेक्ट है यानी हिंदू आर्किटेक्ट। 14 किलो सोने से बना हुआ है और इसे ब्रिटिश अंग्रेज़ चुरा कर यहाँ से निकाल कर। तो इस्लाम मज़हब में 4 शादियाँ अलाउ है ना, तो जो फर्स्ट वाइफ होती हैं उन्हें 4 स्टार मिलते हैं। ये टाइल टूटी भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लाश है, डेड बॉडी है, उसका सिर नहीं है। काबे शरीफ की तरफ सर झुकेगा जो भी इस जीने से नीचे उतरेगा। इसकी रेड ताजमहल वाली स्टोरी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो इसे रेड ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडियंस के लिए 40 रुपये का टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये का टिकट। ऐसे हमने ले लिया है 40 रुपीज़ का 40 रुपये का टिकट और ये कॉइन उसके अंदर डालेंगे हम, तब एंट्री होगी। और इसकी एंट्रेंस मकबरे के बैक साइड से है, आप देख सकते हैं। सामने से आया हूँ मैं उधर से, और वहाँ पर कैंटीन भी है, आप खा पी सकते हैं कुछ भी। और हुमायूं के मकबरे के अंदर ही है ईसा खान का मकबरा, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ यहाँ पर एक दीवार टूटी हुई है, इसकी सैड हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री है 1857 1857 की, जब वो मुग़ल एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इसके लास्ट आखिरी सुल्तान थे बहादुर शाह ज़फ़र। तो इस टाइम इनके साथ बड़ी गद्दारी होती है। इनके जो मुसलमान साथी होते हैं अपने, वो ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गद्दारी कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेज़ों को दिल्ली में घुसने का मौका मिल जाता है और वो दिल्ली पर कब्ज़ा कर लेते हैं। दिल्ली मुग़ल सल्तनत की राजधानी होती है और इसके नतीजे में मुग़लिया सल्तनत का बहादुर शाह ज़फ़र का तख्ता पलट हो जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र को अपना तख्त छोड़ना पड़ता है और वो यहाँ पर हुमायूं के मकबरे में आकर पनाह लेते हैं। और पनाह लेने के 3 दिन बाद ब्रिटिश कमांडर जनरल हडसन अपनी फ़ौज को लेकर इस दीवार को तोड़कर पीछे के साइड से अंदर की तरफ घुसता है और बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उन्हें रंगून भेज देता है, जिसे हम म्यांमार और बर्मा के नाम से आज जानते हैं। और वहीं पर उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है और वहीं पर उनका इंतकाल होता है, वहीं पर उनकी कब्र है। और इस तरह मुग़ल एम्पायर का एंड होता है और मुग़ल दौर ख़त्म हो जाता है और पूरी मुग़लिया सल्तनत हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है। तो गाइस ये इसकी स्टोरी थी और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बू हलीमा का मकबरा है, जो मैं आपको अभी बताऊँगा आगे। बू हलीमा ये इनकी माली थी, गार्डनर, उन्हीं के नाम पे ये गेट बना हुआ है। और भाई ये इस गेट का अंदर से इंटीरियर है, इधर भी गेट है खुला हुआ है और इधर भी है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है अरब सराय गेटवे। अरब सराय मतलब मुसाफिर खाना, मतलब जो 8-9 हज़ार कारीगरी से बाहर से जो बनाने के लिए बाहर से बुलाए गए थे, उनके ठहरने के लिए ये जगह थी। और आपको दिखाते हैं अंदर चल के अरब सराय। तो आपने नोट किया होगा कि ये मकबरा और ताजमहल और लाल किला जैसी इमारतें नदी के पास ही बनी हुई होती हैं। पता है क्यों? आप लोग कहोगे कि पानी की वजह से पानी मिल जाएगा। तो भाई पानी तो मिल जाएगा, जब राजस्थान से लाल पत्थर और आगरा से मार्बल लाया जा सकता है तो पानी भी लाया जा सकता है। इसकी रियल वजह यह है कि पानी नदी के ऊपर बनाने की वजह, पहले सीमेंट नहीं होता था, तो चूने और मिट्टी से और दालों से बनती थी इमारतें। और चूने की खासियत होती है कि जितना मॉइस्चर लेता है, जितनी नमी लेता है, उतना ही मजबूत बनता है। तो इसीलिए इसे हमेशा नदी के आसपास नमी वाले इलाकों में इन इमारतों को बनाया जाता है, ताकि ये हमेशा मौजूद रहें। और यमुना नदी के पास ये इमारतें सभी बनी हुई हैं। और यहाँ पर ये मस्जिद है और ये सराय है, ये इसके गेट है। और आप देख रहे होंगे ऊपर छोटा सा है, नीचे बड़ा गेट है। ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए है, यानी गर्मियों में ये ठंडा रहता है अंदर से और सर्दियों में गर्म रहता है। इससे एयर सर्कुलेशन सही बना रहता है। और अब इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, 500 साल पहले बिल्कुल ठीक होगी। तो अब मैं इसका अंदर आपको जाकर दिखाने वाला हूँ। तो वही ये अंदर से इस टाइम ऐसा है और देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर मॉइस्चर कम हो चुका है ना, तो इसलिए ऐसा हो गया है। और ये मस्जिद है, यहाँ पर इसमें जुमे की नमाज़ होती है अब भी। और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि यहाँ से नमी कम होती आ रही है दिन ब दिन, तो ये सूख कर झड़ रहा है। और यहाँ पर जो ये पेड़ लगे हुए हैं, ज़्यादातर 4 तरह के पेड़ लगे हुए हैं। पहला तो है पीपल का, जो कि काफ़ी ऑक्सीजन देता है। दूसरा है नीम का, जो कि एंटीबायोटिक है।
तीसरा है लेमन ट्री, जो कि एंटी मॉस्किटो होता है, मच्छर भागते हैं दूर। और चौथा पेड़ है फाइकस का, जो कि सबसे लंबे समय तक रहता है। तो इसलिए 4 तरह के पेड़ पूरे मकबरे में लगाए गए हैं। कम से कम 3,500 पेड़ लगे हुए हैं पूरे इस मकबरे में। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझ कर इसे बनाया गया है मकबरे को। और यहाँ पर आप देखेंगे अफसरों के लिए सराय है। पहले यहाँ पर गेट नहीं लगे हुए थे, पर अब गेट लगा दिए गए हैं, क्योंकि लड़का लड़की यहाँ पर आकर अंदर बैठ जाते थे और नाम लिखते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर इसे लॉक कर दिया गया है। अरे यहाँ पर भी कब्रें हैं। तो भाई ये है अफसर वाला टॉम्ब, यानी जो इन मज़दूरों की देख रेख करते थे, जो सुपरवाइज़र थे, ये उनका मकबरा है, उनकी कब्र है इनके अंदर। और आप देखोगे कि हर मकबरे के अंदर एक मस्जिद होती है, क्योंकि जो यहाँ पर काम करते हैं ना लोग, ताकि इस्लाम में 5 टाइम नमाज़ पढ़ने जानी पड़ती है, तो उन्हें नमाज़ पढ़ने दूर ना जाना पड़े, इसलिए हर मकबरे में आपको मस्जिद मिल जाएगी। हुमायूं के मकबरे में, ईसा खान के मकबरे में और सब जगह। तो भाई अब हम जा रहे हैं। आप इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, टूट चुका है ये। और यहाँ पर ये मकबरे के एनवेलप्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आगे भी लगे हुए हैं। विश्वदाय स्मारक, ए वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट। भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला हुआ है इस मकबरे को, क्या बात है भाई। और दूसरी साइड ये कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर पश्चिमी गेट लिखा हुआ है, क्योंकि इसके 4 दरवाजे हैं ना, चारों तरफ दरवाजे हैं। और यहाँ डोगेश भाई बैठे हैं अपने। रंगोली की हिफाजत कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए भैया। ये हुमायूं के मकबरे का मॉडल है। और देखो 6 गार्डन ये हैं, और 6 ही गार्डन यहाँ पर है, 12, और 6 उधर हैं, 6 उधर हैं, 4 बीच में हैं और 4 ये रहे। ये सारे रियल में गार्डन हैं, जो कि आपको भी दिखाऊंगा मैं। और ये इनके नाई का मकबरा है। एक गेट तो ये वाला है इनका, और एक गेट वो है वहाँ पर, और एक गेट हो रहा है जो मैं बता रहा था अभी, और एक गेट हो रहा है। 4 द्वार हैं इसके, चारों तरफ से आ सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं, ये रोड जा रही है। तो इन्हें मुग़ल्स क्यों कहा जाता है? तो बादशाह बाबर के पापा अफ़गान थे और मम्मी मंगोल थी, तो अफ़गान और मंगोल को मिलकर बना मुग़ल। और यहाँ पर इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और ये इनकी पिग है। पुराने ज़माने के जो सामान मिले हैं इन्हें, उस टाइम के सब संभाल कर रखे हुए हैं इन्होंने बिल्कुल। ये बर्तन उसी टाइम के हैं, ये सारे बर्तन रियल हैं उसी टाइम के, ये खिलौने हैं। और देखो शायद ही हिस्ट्री की किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये इधर भी रखी हुई हैं, पूरा सब इतिहास लिखा हुआ है इनमें। तो गाइस ये आ चुका है मैं हुमायूं का मकबरा, जिसे रेड ताजमहल भी कहते हैं। और इसकी रेड ताजमहल की क्या हिस्ट्री है मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। तो लास्ट तक बने रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। तो ये है हुमायूं का मकबरा। और मकबरा किसे कहते हैं? किसी बादशाह या किसी ख़ास इंसान की कब्र पर गुम्बद जैसी, मीनारों जैसी इमारत बना दी जाए, उसे मकबरा कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और आप इस तरह के कुछ मकबरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बादशाह हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं मुगलिया सल्तनत के फाउंडर, बाबर के बेटे और मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। और ये मुग़ल बादशाह मुसलमान थे, तो मुसलमानों में दफनाने का कॉन्सेप्ट होता है, और हिंदुओं में दहन करने का सिस्टम होता है, और उनकी अस्थियाँ बहा दी जाती हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से बना होता है। जैसे ज़मीन है, ज़मीन के नीचे नॉर्मली कब्र होती है, जैसे सबको दफनाया जाता है। कब्र के ऊपर बीचों बीच इस मकबरे को बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर जो कब्र रखी हुई है वो मॉडल है, वो रियल कब्र नहीं है जो सेकंड फ्लोर पर रखी हुई है ऊपर। जो असली कब्र है वो मकबरे के नीचे बनी हुई है, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये बादशाह हुमायूं ने बनाया क्योंकि उनका मकबरा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मकबरे को उनकी बेगम हमीदा बानो ने उनके इंतकाल के बाद उनकी याद में अपने बेटे के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी याद में इस मकबरे को उन्होंने बनाया है। तो बादशाह हुमायूं के मरने के 9 साल बाद उनकी बीवी ने अपने बेटे अकबर के साथ मिलकर इस मकबरे की बुनियाद रखी 1565 में। और इस मकबरे को बनाने के लिए हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से
कारीगर और आर्किटेक्ट को बुलाया गया और ख़ास करके ईरान के पर्शियन आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था। और इसको बनाने के लिए 42 एकड़ की ज़मीन चुनी गई। इसको बनाने में लाल मार्बल, वाइट मार्बल और कुछ नॉर्मल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और इसे बनाने में 15 लाख या 15,000, भूल रहा हूँ, तो 15,000 सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने में, उस वक्त लगे थे। और आप देखेंगे कि ये डबल डोम वाला मकबरा है, वरना ज़्यादा जो भी मकबरे होते हैं वो सिंगल होते हैं, पर ये डबल डोम है। नीचे वाला आप देख सकते हैं इसका पार्ट अलग है और ऊपर वाला अलग है। और इसके चारों तरफ ये जो झरने बह रहे हैं पानी के, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो मॉइस्चर मिलता है मकबरे को, पूरा नमी रहती है नीचे ज़मीन में, और दूसरा ठंडक भी रहती है गर्मी में, और काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं ये फुहारे चलते हुए। और इसे बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और 1565 में शुरू हुआ था और 1572 में बन के ये तैयार हुआ 7 साल में। और 8 से 10 हज़ार मज़दूर इसमें लगे थे बनाने के लिए। और जो आर्किटेक्ट थे, पर्शियन आर्किटेक्ट, खासकर इसकी खूबसूरती और आयतों जो इस पर लिखी हुई हैं आयतें, उसके लिए बनाने के लिए उनको बुलाया गया था। और इसके अंदर इंडियन, तुर्किश और ईरानी आर्किटेक्ट भी है, मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। ये मकबरा ऐसी हिस्टोरिकल साइट है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इंडिया का खिताब मिला हुआ है। दिल्ली में 3 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इंडिया का खिताब मिला हुआ है। पहला ये मकबरा है और दूसरा कुतुब मीनार, तीसरा लाल किला। और इसे ये खिताब 1993 में मिला था। और है तो ये कब्रिस्तान, पर इतना खूबसूरत करके बना दिया गया है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और खींचे चले आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हर साल इससे 10 करोड़ रुपए की अर्निंग करती है। तो भाई ये जो हैं, इनके अंदर भी सब कब्रें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 इधर है और 8 उधर है। और कुछ लोग समझते हैं ये पिकनिक साइड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कब्रिस्तान है। जी हाँ, यहाँ पर 150 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जिसमें बादशाह हुमायूं की और उनकी फैमिलीज़ की और उनके कुछ ख़ास लोगों की जो उनके दरबार में काम करते थे। और इनके बाद जो मुग़ल्स आए उनकी भी कुछ कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और मेल्स और फीमेल्स दोनों तरह की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये मुग़ल्स ग्रेव यार्ड है, मुग़लों का कब्रिस्तान है। और बादशाह हुमायूं का इंतकाल कैसे हुआ, तो ये 1556 की बात है, उनका लास्ट ईयर। जब वो लाइब्रेरी से आ रहे थे तो उनका पैर स्लिप हो जाता है सीढ़ियों पर से, जिनसे गिरते हैं वो, उनकी पैर की हड्डी टूटती है और सर फट जाता है, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो जाता है। तो इस तरह उनकी डेथ होती है बादशाह हुमायूं की। तो अब मैं आपको आगे के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। भाई आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये हुमायूं की वाइफ थी हमीदा बेगम, इन्होंने ये वाली लोकेशन क्यों चुनी इस मकबरे को बनाने के लिए? हिंदुस्तान में कोई भी जगह चुन सकती थी या दिल्ली में कोई भी जगह चुन सकती थी। तो इसकी वजह मैं ही बता देता हूँ चलो आपको। तो इसकी पहली वजह तो ये थी कि यहाँ पर यमुना नदी थी, बहुत ही प्यारी थी उस टाइम ये, और बहुत ही साफ़ सुथरी नदी थी, और ठंडक वाला एरिया था, नमी वाला एरिया था, जो कि मैंने आपको बताया था। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ पर 400-500 साल पहले ट्रैफिक नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही कोई पोल्यूशन था। ये एकदम शांति वाली जगह थी, हरा भरा जंगल था एकदम। और तीसरी वजह ये थी कि इस मकबरे के बाहर, इस मकबरे के सामने हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह थी। तो ये 3 वजह थी इनकी जो मैंने आपको बताई। और ये जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, और बाबर हुए, अकबर हुए और हुमायूं हुए, और सारे मुग़ल बादशाह ये हज़रत निज़ामुद्दीन को काफ़ी मानते थे और इनकी दरगाह पर जाया भी करते थे। तो इनकी जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी, तो वो चाहती थी कि मरने के बाद मेरे हस्बैंड को जन्नत नसीब हो और इनकी डेड बॉडी भी ऐसी जगह पर रहे जो बिल्कुल जन्नत जैसी हो। तो इसीलिए इन्होंने इस जगह को चुना। और इस जगह को चुनने के बाद यहाँ पर उनके लिए एक आलीशान मकबरा बनवाया। पहले इनकी कब्र कहीं और थी, फिर यहाँ पर दिल्ली में उनकी कब्र को शिफ्ट करा और उन्हें यहाँ दफनाया, ताकि हर कोई इस मकबरे को देखे और उनको कोई भूले ना, उनको हर कोई याद रखे। तो भाई ये इनकी मोहब्बत थी अपने हस्बैंड से, जो उन्होंने इतना कुछ उनके लिए किया। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये जो आप स्टार देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये यहूदी सिंबल है, तबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों से यहूदी का कोई मेल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये तो मेल के लिए दर्शाता है, और ये फीमेल के लिए। यानी इस चीन का मतलब है कि ये किसी की याद में बनवाई गई है इमारत, यानी ये लव ऑफ सिंबल है। तो ये मकबरा उनकी वाइफ ने अपने शोहर की याद में बनवाया था। और अब को एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। ये जो आप आर्किटेक्ट देख रहे हैं, कहा जाता है ये कलश आर्किटेक्ट है, यानी हिंदू आर्किटेक्ट, इसे हिंदू आर्किटेक्ट कहते हैं। और ये जो है ये पर्शियन आर्किटेक्ट है, जैसे मैंने बताया ना, पर्शियन से भी आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। और ये आप देख सकते हैं,
ये इस्लामी आर्किटेक्ट है, यानी तीनों आर्किटेक्ट इसमें बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोशनदान है ऊपर की साइड। और ये जो ब्लू कलर की छोटी छोटी गुंबद आप देख रहे हैं, ये नीली टाइलों वाली, ये तुर्किश आर्किटेक्ट है। और ये जो आप डिज़ाइन डला हुआ देख रहे हैं, जो झल्लर सी हैं, ये पर्शियन आर्किटेक्ट हैं। और ये साइडों में मीनारे हैं, और जो गुंबद है वो इस्लामिक आर्किटेक्ट है। और ये छोटे वाले गुंबद कब्रिस्तान को दर्शाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, गुंबद के ऊपर गोल्डन कलर का हिलाल का निशान बना हुआ है, ये 14 किलो सोने से बना हुआ है। और इसे ब्रिटिश अंग्रेज़ चुरा कर यहाँ से निकाल कर ले गए थे। और फिर बाद में 2004 में रतन टाटा ने डोनेशन दी थी, तो फिर इसे दोबारा से लगाया गया है, और अब भी ये सोने का ही है। तो भाई आप जा रहे हैं हम अंदर, आपको कब्रें दिखाता हूँ मैं सबकी, और बताता हूँ उनके बारे में। चलते हैं। और ये इसका अंदर का इंटीरियर है, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं छत में डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें पहले बहुत ही प्यारे पेश कीमती मोती लगे हुए होते थे, जो कि ब्रिटिश अंग्रेज़ उसे भी चुरा कर ले गए थे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, जब कब्रों पर आओ तो सलाम करना चाहिए। और ये है बादशाह हुमायूं की कब्र का मॉडल, कब्र इसके नीचे है ज़मीन में। और इसके सामने उधर भी सीधा दिख रहा है रास्ता, और इधर की साइड भी आप देख सकते हैं, तीनों एंगल जा रहे हैं कब्र के साइड से, और एक एंगल ये वाला है इधर भी कब्रें हैं, उधर भी और इधर की साइड भी, 4 साइडें हैं इसके सामने। और भाई ये हुमायूं की दोनों बीवियों की कब्रें हैं। और आप देख सकते हैं थोड़ी सजी हुई है, वो भी डेकोरेट हुई भी है, और इन पर आयतें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। ये जो छोटी रानी है, इन्हें 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो बड़ी रानी है ये वाली, इन्हें 4 स्टार मिले हुए हैं। तो इस्लाम मज़हब में 4 शादियाँ अलाउ है ना, तो जो फर्स्ट वाइफ होती हैं उन्हें 4 स्टार मिलते हैं, और जो इनकी सेकंड रानी है उन्हें 3 स्टार मिले हुए हैं। और इनकी पहली बीवी गुलबाग बेगम है, और दूसरी बीवी बेगम हमीदा बानो है। और इनकी ये वाली वाइफ बाद में बनी है इनके मुकाबले में, तो इन्हें इसीलिए टॉम का सेंटर दिया गया है। बीचों बीच इनकी कब्र है, जो पहले मरता है उसे गुंबद का सेंटर मिलता है। और देख सकते हैं आप, ये कब्र इनकी छोटी है थोड़ी, ये वाली बड़ी है, और वो वाली सामने वाली छोटी है। जो इनकी छोटी वाइफ है, ये इनकी बड़ी वाइफ है। और इनकी जो सेकंड वाइफ है हमीदा बानो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट ही और हुमायूं से मोहब्बत भी ज़्यादा करती थी, इसीलिए तो उन्होंने ये मकबरा बनवाया उनके लिए, वरना ये वाली वाइफ भी उनकी बना सकती थी मकबरा इनके लिए। और अब दूसरी कब्रें दिखाता हूँ मैं आपको। और दूसरी साइड में ये तीनों कब्रें हुमायूं के बेटों की है। और ये फूल का सिंबल, और ये वाला जो सिंबल है, इसका मतलब है ये मेल की कब्रें हैं, मतलब मर्द की कब्रें हैं, औरत की कब्रें नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सिंबल है और इसमें भी सिंबल है। और जो इनके सबसे बड़े वाले बेटे हैं, उनकी कब्र सबसे बड़ी बनी हुई है, ये जो सबसे लेफ़्ट साइड में है। और आप देखेंगे कि जो बीच में ये लंबा निशान है, ये सबसे नीचे तक है, यानी ये सबसे बड़े बेटे हैं। और ये जो फूल का निशान आप देख रहे हैं इसमें बना हुआ, ये इनके बड़े बेटे की कब्र पर बना हुआ है। और ये फूल का निशान सिर्फ उसे ही मिलता है जो राजा बनने वाला होता है या जो राजा होता है। और जबकि इन दोनों की कब्रों में कोई फूल का निशान नहीं है, सिंपल है। और तीसरे हॉल में ये 2 कब्रें और मौजूद हैं यहाँ पर। ये दोनों कब्रें सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर की दोनों बेटियों की कब्रें हैं। और ये वाली इनकी जो बेटी हैं ये मैरिड हैं, और इनकी कब्र आप देख सकते हैं थोड़ी झल्लरें लगी हुई हैं, और आयतें भी लिखी हुई हैं, थोड़ी सजी हुई है, जैसे कि अभी उनकी हुमायूं की बीवियों की कब्रें थी दोनों, है ना। और ये इनकी छोटी बेटी हैं, अनमेरिड हैं। ये इनकी बड़ी बेटी हैं। अभी कैसे पता चला कि वो छोटी बेटी हैं और अनमेरिड हैं, और ये बड़ी बेटी हैं और मैरिड हैं? क्योंकि इस्लाम में और हिंदुइज़्म में भी शादी से पहले लड़की को मेकअप करने की और सजने संवरने का अधिकार नहीं है। तो इसी तरह इसीलिए ये जो इनकी कुंवारी बेटी हैं, इनकी कब्र एकदम सिंपल बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ये वाली बेटी इनकी मैरिड है, तो इनकी कब्र थोड़ी डेकोरेट हुई है, देख सकते हैं। और पहले इंतकाल इनका हुआ है, तो इन्हें टॉम का सेंटर मिला हुआ है, इसलिए इन्हें बीच में जगह मिली है। और इनका इंतकाल बाद में हुआ है, तो इन्हें थोड़ा साइड में जगह मिली है। तो समझ गए आप सबकी कब्रों के बारे में? तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये हिस्टोरिकल साइट सुबह को 6 बजे ओपन होती है और शाम को 6 बजे ही बंद हो जाती है। और टिकट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, 40 रुपये। और इसका नियरेस्ट करीबी मेट्रो स्टेशन निज़ामुद्दीन होने वाला है। और सीलमपुर से 274 नंबर की बस आती है, उसे पिक करके भी आप आ सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर एक कब्र और मौजूद है जो कि बिल्कुल अलग तरीके की है। और ये जो आप टाइल पर टूटा हुआ देख रहे हैं निशान,
ये टाइल टूटी भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लाश है, डेड बॉडी है, उसका सिर नहीं है। और ये 5वें बादशाह शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह की है। और ये दारा शिकोह के छोटे भाई शुजा की कब्र है। और इससे आगे वाली जो ये वाली कब्र है, और ये इनके तीसरे भाई मुराद की कब्र है। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगज़ेब। और ये जो 2 छोटे छोटे बच्चों की कब्रें हैं, ये बहादुर शाह जफ़र के दोनों पोते थे जिन्हें जनरल हडसन ने मार दिया था। और ये दोनों जो कब्रें हैं, ये बहादुर शाह जफ़र के सिपाहियों की थी जो उनकी यहाँ पर हिफाजत कर रहे थे। और जनरल हडसन ने इन चारों को ही मार दिया था। और फिर ये चारों कब्रें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखवाई थी। और ये जो कब्रें हैं, ये मिराक मिर्ज़ा और उनके चारों बेटों की कब्रें हैं जो कि ईरान से आए थे, पर्शियन आर्किटेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था। तो भाई देख सकते हैं आप, जैसे कि मॉडल में दिखाया गया है, एक गार्डन एरिया, एक वो रहा, और एक ये रहा, और एक उधर हो रहा। 4 इधर हैं, 6 उधर हैं, 6 उधर हैं, और 2-4 उसके उधर की साइड हैं, 6 उधर हैं, 6 उधर हैं। और सबके बीच में ये एक फाउंटेन बना हुआ है, यहाँ पर मेन फाउंटेन बना हुआ है। और ये वेस्ट वाला गेट है, एक गेट वो रहा उधर, और वहाँ भी एक टॉम्ब है जो इनके नाई का है। और इसके बराबर में ब्लू वाली टॉम्ब इनके नाई की वाइफ की है। और उधर भी गेट है। और गाइज़ यहीं पर आप सामने देख सकते हैं, ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, निज़ामुद्दीन के पास ही है ये। और ये है सेल्फ़ी पॉइंट, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से फ़ोटो मस्त आएंगे। और ये देखो पूरा मकबरा यहाँ से कवर हो रहा है। और नीचे से भी यहाँ पर खड़े होकर ले सकते हैं, पूरा दिखेगा आपको। तो गाइस देख सकते हैं ये कितना बड़ा बागीचा है ये। और ये नालियाँ बनी हुई हैं पूरी, वहाँ से लेकर वहाँ तक। और इधर भी इतना ही बड़ा फैला हुआ है पीछे तक, और आगे भी कितना बड़ा है, और इसके पीछे भी है। और ये जो गार्डन मैंने आपको अभी दिखा है, ये 32 गार्डन है, और इन्हें मुग़ल शैली गार्डन कहते हैं। और ये सफदरजंग मकबरे में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी मौजूद थे। और यहाँ पर भी इन्हें खूबसूरती के लिए बनाया गया है। और ये जो आप जीना देख रहे हैं, ये 90 डिग्री पर है। और जो बाकी इसके 3 जीने हैं, 3 गेट के, वो 60 डिग्री पर है। और ऐसा क्यों बनाने वाले चाहते थे कि जो भी यहाँ पर आए सर उठा कर आए ऊपर की तरफ, और जो जाए सर झुका कर जाए नीचे की तरफ, क्योंकि इस जीने की डायरेक्शन हमारे काबा की तरफ है। तो काबा की तरफ सर झुकेगा जो भी नीचे उतरेगा इस जीने से, देख सकते हैं आप। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसकी रेड ताजमहल वाली स्टोरी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। तो इसे रेड ताजमहल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देखकर ही ताजमहल को बनाया गया है। ताजमहल इसकी कॉपी है, और फ़र्क इतना है कि इसे एक बीवी ने अपने शोहर की याद में, अपनी शोहर की मोहब्बत में बनवाया था, और ताजमहल को एक शोहर ने अपनी बीवी की याद में, बीवी की मोहब्बत में बनवाया था। लेकिन शाहजहाँ अपनी परदादी हमीदा बानो से 1-2 कदम आगे निकले आर्किटेक्ट बनवाने में। उन्होंने इससे भी बेहतरीन और ख़ूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से वो मकबरा बनवाया जिसे ताजमहल कहते हैं। और ये 1572 में बना था, वो 1648 में। और इसका सब कुछ कॉपी किया हुआ है, सिर्फ कलर और पिलर का फ़र्क है। ये रेड मार्बल से बना हुआ है, वो वाइट मार्बल से बना हुआ है। उसमें 4 मीनारें हैं, खूबसूरत ऊँची मीनारें हैं, और इसमें मीनारें गायब हैं। और बाकी बीच का सब सेम टू सेम ताजमहल जैसा है। यहाँ पर एक मकबरा और है, बू हलीमा का मकबरा। तो गाइस आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं। और एक बात और कि, और बादशाह के जो डॉक्टर, बार्बर और गार्डनर थे, ये इनके ख़ास और करीब तरीन लोग थे। क्योंकि जब बादशाह के जंग में ज़ख्मी हो जाया करता था, तो डॉक्टर को ही पता होता था कि कहाँ कट लगाना है, कैसे इलाज करना है। तो इनके इसलिए ये लोग ख़ास हुआ करते थे। वही बढ़िया है, यहाँ पर आराम से छुप के खड़े हो सकते हो भाई। कोई सेंस है इस बात की? कोई है तो नहीं अंदर भाई। तो भाई ये बेहतरीन है छुपने के लिए जगह। देखो कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो इनकी कब्र है ना, वो नहीं दिखाई दे रही, वो बीच में हो सकती है। जीने से चढ़ के मैं यहाँ पर आ गया हूँ ऊपर, और ये है इसके नीचे ये है कब्र, इसके नीचे ही है बीचों बीच कब्र। भाई इसमें मत चढ़ना ऊपर कभी, ये कब्र है यहाँ पर। तो गाइस 7 बजने में हैं 10 मिनट, आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में। मकबरा बंद हो चुका है, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने। और इस वीडियो को बनाने में टाइम, पैसा और दिमाग भी लगा है मेरा। और इस वीडियो को बनाने में और इसकी एडिटिंग में अच्छा खासा टाइम लगा है। तो अब मुझे इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ चाहिए गाइस। तो इस वीडियो को बढ़िया करके सबके पास शेयर कर दो, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर ये टिकट आपसे खो जाए तो आप मकबरे से बाहर नहीं निकल सकते। इसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन फ़ाइन भरना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी बाहर के लिए। तो इसे संभाल के रखना भाई। तो ये सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल।